सबसे पहले एक वर्ड आता है बेटा, मूवेबल वेरिएबल्स। तो मूवेबल वेरिएबल्स क्या है? कि चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, है ना। आज कोई चीज है, मान लो वो आलू है, मान लो कि आज मिल रहा है 40 रुपए किलो, कल हो सकता है 20 रुपए किलो मिले, परसों परसों हो सकता है 5 रुपए किलो मिलने लगे। तो इनको बोलते हैं मूवेबल वेरिएबल्स, कि ये चीजें बदलेंगी समय के साथ, तो जो बदलता रहता है वो मूवेबल है। ठीक। देखो, तो परिवर्तनशील दुनिया में अलग अलग वस्तुओं की कीमत में समय समय पर परिवर्तन होता है। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो जाए तो चीज सस्ती हो जाएगी, कमी हो जाए तो महंगी हो जाएगी, है ना। किसी चीज की कितनी डिमांड है, और डिमांड जितनी ज्यादा, वो चीज उतनी ही महंगी होती चली जाती है। सिंपल सा रूल है। इस बदलती कीमत वाले प्राप्तांकों को चल राशि या मूवेबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। कह रहे हैं इनको हम एक जब सीरीज के रूप में दिखाते हैं, सीरीज यानी हम ऐसे टेबल बनाते हैं कि भाई देखो, इस साल में ये चीज इतनी डिमांडेड थी और इतना प्राइस था, है ना। फिर इस साल में इतनी हो गई, इतना डिमांडेड है, इतना प्राइजेस है, इतने प्राइस हैं इसके। तो वो जो आप बनाते हो उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, पूरा जो डेटा को रखते हो आप टेबल की फॉर्म में उस तरह। तो कह रहे हैं वो सीरीज कहलाती हैं। सीरीज तीन तरह की होती है, सिंपल सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आने दे आने दे। द माइक ऑफ रखेंगे। माइक ऑफ रखा करो, ध्यान रखोगे। तो सिंपल, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आगे पढ़ेंगे इनके बारे में क्या होती हैं, फिलहाल नाम याद रखो। सिंपल, डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस सीरीज तीन तरह की होती हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो सिंपल सीरीज क्या है। कह रहे हैं जहां रैंडमली ऐसी बस चीजें बता दी जाए, कि जैसे यहाँ बता दिया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके यहाँ, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको लिखने की या किस तरह से इसको समझेंगे उसकी कोशिश नहीं करोगे। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, उतना ही जरूरी है। तो सिंपल सीरीज में क्या है कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन बता दिए। जैसे मैं आपके टेस्ट के मार्क्स बता देता हूँ कि भाई स्टूडेंट वन के इतने मार्क्स आए हैं, टू के इतने मार्क्स आए हैं, थर्ड के इतने आए हैं। तो इसमें कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, बस सिंपल आपके कुछ ऑब्जर्वेशन से मैंने बता दिए। तो उसको बोलते हैं सिंपल सीरीज। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है खंडित श्रेणी या डिसकंटिन्यूअस सीरीज। इसकी क्या खासियत है कि इसके अंदर ना कंप्लीट नंबर ही आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती, बस यही मेन बात है। जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज होती है, आप इंग्लिश नाम देखना, हिंदी नाम में कोई फायदा नहीं आपको, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश नाम पे आएंगे। तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगे, कंप्लीट नंबर्स होंगे। जैसे 1 2 4 6 8 10, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, 9 4 3 5 कुछ भी। ठीक। तो इसका बेस्ट उदाहरण इन्होंने दिया है, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे लिख दिया कि भाई कुछ फैमिलीज के अंदर एक बच्चे थे, सर्वे किया कहीं क्षेत्र का, कि 10 परिवारों में एक बच्चा था। 12 परिवार ऐसे थे जहाँ दो बच्चे थे उनके। 8 परिवार थे जिनके 3 बच्चे थे। 3 परिवार ऐसे थे जिनके 4 बच्चे थे। तो ये डेटा कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, है ना, कि उस परिवार में जो है 10 परिवारों में 3.5 बच्चे थे, या 15 परिवारों में 2.5 बच्चे थे। ठीक। तो बोल चाल में तो भले ही बोल देते हो 1.5 फुट या इस तरह के शब्द, लेकिन हकीकत में काउंट नहीं होता किसी को कि ये मतलब 1.5 बच्चा है इनका, है इनका बच्चा तो आधा ही रह गया। बातचीत में लोग कह देते हैं कई बार इस तरह की बातें, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है ना। तो बच्चे हमेशा पूरे ही होंगे। क्लियर। तो ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं ले सकते आप, 3.5 2.5 1.5 ऐसी बात नहीं बोल सकते हो। क्लियर। आगे आ जाती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, वो सारा का सारा इंक्लूडेड होगा। वो बड़े पैटर्न में बताया जाए, क्रम में बताया जाएंगी चीजें, जैसे यहाँ देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है इन्होंने, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई देखो, 10 से 20 किलोग्राम जिनका वजन था, ऐसे 10 लोग थे। 20 से 30 किलोग्राम वजन के 25 लोग थे। 30 से 40 किलोग्राम वजन के 40 लोग थे। 40 से 50 किलोग्राम के 20 लोग थे। और 50 से 60 किलोग्राम में भी एक था, एक थी, विनेश फोगाट, है ना। लेकिन 100 ग्राम की वजह से इसमें आ गई, तो नहीं तो नीचे वाली श्रेणी में रहनी थी वो, 50 तक वाले में। खैर, तो इन्होंने कुछ नंबर दे दिए। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, अब जैसे लिखा है 10 से 20 किलोग्राम में 10 लोग थे। तो किसी का वजन, यानी ऐसा भी हो सकता है किसी का वजन आया हो मशीन पर 10.2 किलोग्राम्स, या किसी का आया हो 11.8 किलोग्राम्स। मेरी बात समझ रहे हो। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सब भी इनमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो तीन सीरीज बताई, सिंपल सीरीज। वहां बस क्या किया, सिंपल ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिए, उससे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हो आप, सिंपल आपने बात लिख दी अपनी। ठीक। जैसे आपके मान लो एग्जाम के मार्क्स ले लो। जैसे सीपीएमटी का एग्जाम होता था कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, कितने कितने मार्क्स है किसी ने बता दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने नाम बता दिए खाली उस सीरीज को देख के। दूसरी है डिसकंटिन्यूअस सीरीज, जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगी, ये खास बात है।
और तीसरी है कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो जहां पे कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, कोई भी वैल्यू हो, सब आ जाती है। मेरी बात क्लियर है सबको? यही बेसिक है। इनमें और आप पढ़ने जाओगे तो बहुत चीजें मिल जाएंगी, हजार लाख चीजें, तो उतना आपको नहीं देखना। आपको जो मैं बता रहा हूँ इतने पे फोकस रखना है। आपको समझना आना चाहिए मेन। आगे चलोगे, एक सवाल क्रिएट होता है कि भाई किसी का वजन 40 किलोग्राम हो, उसको कहाँ रखोगे आप? मान लो या 30 किलोग्राम हो, क्योंकि अब मैंने आपसे कहा कि 10 से 20 किलोग्राम वाले के 10 लोग हैं, और 20 से 30 किलोग्राम के मान लो 25 लोग हैं। मान लो एक व्यक्ति का वजन 20 किलोग्राम है। अब कहने लगे उसको कहाँ रखोगे, 10 से 20 वाले में रखोगे या 20 से 30 वाले में रखोगे? तो उसका जवाब दे रहे हैं नीचे कि जो हायर फ्रिक्वेंसी है उसमें रखा जाता है, हायर फ्रिक्वेंसी में। तो हायर कौन सी होगी? जैसे 20 किलोग्राम वजन है तो ये वाली 20 से 30 वाली। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको यहाँ इंक्लूड करोगे। इन्होंने 40 वाला उदाहरण दिया है कि 40 किलो वजन है किसी का, तो उसको कहाँ रखना है? इस वाले में, 40 से 50 वाले में। 30 से 40 वाले में नहीं रखोगे, 40 से 50 वाले में रखोगे। बात क्लियर है? क्योंकि डाउट आ सकता है मन के अंदर। कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे आ जाओ। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी कुछ खास बात नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग जो टेबल का इसको गैप बोलते हैं, इंटरवल क्लास। जैसे मैंने रखा 0 से 10 किलोग्राम, फिर 10 से 20, तो यहाँ 10-10 का गैप रखा है। तो ये आपको तय करना है। मान लो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ही 10 है, मान लो, तो आप 10 का गैप थोड़ी रखोगे, फिर आप छोटा गैप रख लो। आप ऐसे रख लो भाई 0 to 2, है ना, 2 to 4, 4 to 6। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसका कोई रूल नहीं है। ये आपको खुद से देखना है कि आपका सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, जिनको आपको कैटेगरी में रखना है, क्लास बनानी है जिनकी। तो उसी हिसाब से क्लास इंटरवल अपना मैनेज करना है। तो इसमें कोई रूल नहीं है कितना रखना आपको जरूरी है। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए। नेक्स्ट कह रहे हैं एवरेज वैल्यू। तो पूरा स्टेट या पूरी दुनिया जो है वो एवरेज के आसपास घूमती है। अभी जैसे देखा होगा आपने कि फेड ने, जैसे कह लो आप, कि अपनी ब्याज दर कम नहीं की, है ना। इंडिया में भी अभी मीटिंग हुई थी, तो वहां पे भी हुआ कि ब्याज कम नहीं करना है। ब्याज दर जो है आप देखोगे कि हाउस लोन वगैरह जिन लोगों ने ले रखे होंगे वो बढ़ गए हैं काफी। क्यों? उन्होंने कहा है कि हमें 4 का एवरेज चाहिए इन्फ्लेशन का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 के आसपास रहना चाहिए मेंटेन लगातार 2-3 क्वार्टर के अंदर। तो एवरेज की बात करते हैं, एक बार ऐसा हो जाए तो वो काम की बात नहीं है। हर कोई दुनिया में एवरेज देखता है, हम एवरेज की ही बात करते हैं कि सिलेक्शन, हमने कहा ये पढ़ने सिलेक्शन हो जाता है, तो ये एवरेज स्टेटमेंट है, सबका नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन जिनका हुआ कि मतलब यही सिलेबस ज्यादातर लोगों ने कवर किया, इसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज बोलते हैं। अब एवरेज की 3 माप है। एवरेज की 3 माप है। क्या क्या है? तीनों नाम याद रखने हैं आपको, मीन, मीडियन और मोड। याद रखोगे, एग्जाम में यही सवाल था इस बार कि इनमें से कौन सा एवरेज को नहीं बताता। तो ये तीनों एवरेज को बताते हैं, मीन, मीडियन, मोड। और फोर तोड़ दिया था उन्होंने कुछ, अब मुझे ध्यान नहीं किया था ऑप्शन में, तो वो आपको आंसर लगाना था कि वो एवरेज को नहीं बताता है। अब थोड़ा सा इसको मैं और समझा दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये बेस है हमारा एवरेज को जानना। उसके बाद सारी बातें होंगी। अब किसी भी तरीके से आप एवरेज निकाल लो, तो जैसे अगर मैं एक चार्ट बना दूं, मान लो मैं आलू की बात कर रहा हूँ कि आलू का रेट 40 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मिड लाइन है ना यहाँ पे, ये 40 को शो कर रही है 40 को, कि 40 का रेट कितने लोगों का है। कुछ का 40 से ज्यादा भी होगा, कुछ का 40 से कम भी होगा, ठीक है। तो मान लो कि कुछ के ज्यादा है, तो इसको हम प्लस लाइन पे ले लेते हैं, इसको माइनस पे ले लेते हैं। तो हमने वो ऑब्जर्वेशन देखे कि कुछ 40 से ज्यादा वाले हैं, तो कोई मान लो यहाँ है ना, किसी का मान लो रेट 50 रुपए किलो है, किसी का 100 रुपए किलो आलू बिक रहा है, मान लो, यहाँ लिख देता हूँ चलो, 100 रुपए भी किलो बिक रहा है आलू। किसी ने 30 रुपए किलो दे दिया, उसको लगता है मेरे आलू का साइज छोटा है, किसी के आलू खराब है, शाम का टाइम हो गया, आप जाते हो ना कई बार दुकान पे, वो कह देते हैं भैया जी या बहन जी लास्ट है बिल्कुल, ले जाओ 1 किलो बचा हुआ है, तो छोटा छोटा सड़ा हुआ खराब आलू है, तो वो कह देगा अच्छा 10 रुपए किलो ले जाओ, खत्म करो, मैं भी घर जाना है मुझे। ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा जो एवरेज है ना, चीजें उसके पास रहनी चाहिए, सबसे बेस्ट चीज ये है। एवरेज से चीजें जितना दूर है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यूज एवरेज के दूर आ रही हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ है। आप भी यही करते हो ना, कोई 100 रुपए किलो आलू देगा तो नहीं लोगे। मान लो 40 के बदले कोई कहता है कि मेरा आलू अच्छा है, बाकी उसे 45 रुपए किलो दे रहा हूँ लेकिन मैं, तो आप ले लोगे एक बार को, क्यों? एवरेज के पास है और चीज अच्छी मिल रही है, तब तो आप चले जाओगे उसकी तरफ, अदरवाइज नहीं जाओगे, ठीक है। सेम चीज, हम में से ज्यादातर लोग यहाँ भी नहीं जाएंगे। कोई 10 रुपए किलो आलू दे रहा हो, आपको पहले ही पता चल जाएगा इतने सस्ते क्यों दे रहा है, कि खराब होंगे, है ना, घर जाऊंगा मम्मी से डांट ही पड़ने वाली है, तो नहीं लोगे उसको भी आप। क्लियर है? तो बेस्ट क्या होता है? एवरेज के पास की जो वैल्यूज होती है वो बेस्ट होती है।
इसीलिए एवरेज निकाला जाता है। एवरेज से हमें चेक हो जाता है कि अच्छा एवरेज तो ये हो रहा है, लेकिन वैल्यूज ये आ रही हैं, तो मतलब गड़बड़ है। वो क्लियर कट आपकी गड़बड़ पता चल जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? देखते हैं अभी। तो एवरेज निकालने के तीन तरीके, मीन, मीडियन और मोड। देखोगे सबसे पहले मीन पढ़ेंगे। मीन को दिखाते हैं एक्स बार के साइन से, इसको बोलते हैं एक्स, और ऊपर ही लाइन खींच देते हैं ना, इसको बोलते हैं बार। तो मीन होता है एक्स बार। देखते हैं कैसे निकालना है। अच्छा बेटा, इसमें भी सब सीरीज के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप बाकी सीरीज के लिए देखोगे, बस सिंपल सीरीज के अलावा, तो काफी टफ हो जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। उनके फॉर्मूले काफी बड़े हो जाते हैं, उनके आंसर निकालने के तरीके काफी अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल सीरीज की ही बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आज तक जब भी सवाल आए हैं वो सिंपल सीरीज के ही आए हैं। अगर आप टफ में जाओगे तो फिर वो बिल्कुल मैथ्स आ जाएगी, बहुत टफ हो जाएगा, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले, ये चीजें लगने लगानी पड़ती हैं, तो उसमें हम जाएंगे ही नहीं। हम सिंपल ही रखेंगे, सिंपल सीरीज के लिए बस उतना ही याद करेंगे। क्लियर है? तो अपने मन से ये नहीं कि बहुत डिटेल में चले जाओ, फालतू परेशान होगे। तो एक्स बार देखते हैं कैसे निकालना है। हिंदी देख लो पहले एक बार क्या लिखी है। कह रहे हैं दी हुई श्रेणी के सभी प्राप्तांकों की कीमतों का योग करके उसे प्राप्तांकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर जो कीमत मिलती है उसे हम मध्यक या मीन कहते हैं, जिसे संकेत में एक्स बार से दर्शाया जाता है। उदाहरण से समझ में आएगा, हिंदी नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। आपको तो निकालने को देगा कि इसका मीन बता दो, या फिर ऐसा क्वेश्चन कि ये है या नहीं, मीन बताने, एवरेज बताने वाली चीज। तो फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इक्वल्स टू टोटल नंबर, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन उन सबका योग कर देना है जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के आया एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ देना, इस साइन का मतलब है वो सारे ऑब्जर्वेशन जोड़ दो आप, एक्स के जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। अब ये देखोगे एक एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं इस बात को। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 18, 10, 8, 5, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कुछ आपको दे रखे हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, इनका आप मीन बता दो। तो क्या करोगे, हमारा फॉर्मूला पहले लगाना है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है। एक्स बार कर लिया, आपको समझ नहीं आ रहा हो जोड़ के देख लो, ये सब आप जोड़ोगे ना जो लिखे हुए हैं, तो जोड़ के आएंगे 103, 103। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, बोलो कितने हैं। 10। 10 है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो 103 को 10 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी सिग्मा एक्स को एन से भाग किया, तो आंसर आ जाता है 10.3। तो ये हो गया एवरेज हमारा। क्लियर? इसको बोल दिया एक्स बार। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, पूछते चलना। मे भी कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता होंगी, जैसे इस बार भी सवाल थे एक दो, ज्यादातर लोग डाउट में ही थे करेक्ट आंसर क्या होगा उनका, है ना। सब कुछ सब कोई नहीं पढ़ते हैं, अभी चरक सुश्रुत के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम लोग कई बार नहीं गेस कर पाते कहाँ दी हुई है चीजें। तो एक अलग बात है, नहीं आता होगा तो पढ़ के बता दूंगा। मैं वो नहीं कह रहा कि हाँ मुझे एग्जैक्ट आती हैं, क्योंकि ये चीजें सभी लोग उसी लेवल पे पढ़ते हैं कि ठीक है एग्जाम निकालने होते हैं। तो कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मुझे आता होगा तो बता दूंगा, वरना नहीं तो देख के बता दूंगा उसको बाद में। ठीक है, मानता हूँ कि समझ में आ गया सबको। तो एक्स, सर एक बार एवरेज की डेफिनेशन बता दीजिए। देखो एवरेज मतलब वो है कि जो एप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए ना किसी चीज की, आ, ये कह लो। मैं एवरेज को क्या बोलूं, ये एवरेज ही हुआ परिभाषा देखी जाए तो। देखो चलो एक और बार देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ एवरेज, एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना चाह रहे हो एवरेज की। डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, चलो मैं, लिख लोगे, लिखो एवरेज। ये मैं वो बोल रहा हूँ डेफिनेशन क्या है, बाकी तो यहाँ से निकाल रहे हो चीजें हैं ही। तो लिखोगे इंस्टेड, इंस्टेड दिस सम ऑफ अ सेट। मीन क्या होता है, तो मीन की डेफिनेशन, मीन इज, लिखो मीन इज the sum of a set of numbers divided by the number of numbers in the set। कोई सेंस नहीं निकलता इस बात का, मेरी बात समझे। जो मैंने आपको लिखवाया ना इसी को मैंने बना दिया एवरेज की डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। मीन इज द सम, सम यानी टोटल, सम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, सम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स जो है उनका सम कर लो,
तो सम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स इन द सेट। ठीक है, इससे कुछ फायदा लगा नहीं होगा, ये फालतू की परिभाषा मैं बता दूं आपको, कहीं नहीं कोई पूछने वाला ना, इसका कोई सेंस है। एवरेज आप साधारण समझो क्या होता है, वो समझना जरूरी है उसको, परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बेकार है परिभाषा इसकी बिल्कुल। ठीक है। ओके। हाँ, तो एवरेज क्या होता है कि कोई चीज कैसी होनी चाहिए। जैसे हमारी एवरेज परिभाषा क्या है, मैंने कहा कि एक इंडियन व्यक्ति है, मेल है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ उसकी हाइट कितनी होगी, बोलो कोई भी फाइव बोलो। पॉइंट साढ़े फाइव पाँच से सेवन छह एवरेज एवरेज की फाइव पॉइंट सारी। फाइव चलो, तो मैंने आपने कहा लगभग 5.5 से 6 के बीच, तो उसका एवरेज होगा मतलब 5.8 होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर बोलना आप। चलो 5 फीट 8 इंच मैंने लिख दिया, ऐसे 5 फीट 9 इंच लिख दिया मान लो, या फिर चलो मैंने कहा वजन कितना होगा, एक नंबर बोलना कोई भी। 60। 80। 80। चलो कोई 60, कोई 80 कह 80 कह रहा है, ठीक है चलो। सिक्स तो सिक्सटी यहाँ भी फाइव सेवेंटी आप सेवेंटी आप एवरेज एवरेज पे 60 ले जा रहे बोलिए, हो मुझे, एवरेज 70। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब मैंने ये बात कही कि आप मुझे एवरेज हाइट बता दो या एवरेज वेट बता दो, क्या मैंने कुछ भी आपको और कुछ कहा इसके अलावा? आप में से कोई 10 किलोग्राम्स भी कह सकता था, आप में से कोई 200 किलोग्राम्स भी कह सकता था, लेकिन किसी ने नहीं कहा। तो मतलब क्या है कि जो आप जानते हो ये चीजें इतनी होनी चाहिए लगभग, वही एवरेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने किसी से नहीं कहा, कोई और क्राइटेरिया नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि इंडिया में एवरेज मेल कितनी हाइट होगी, कितना वजन होगा, है ना, और भी चीजें पूछ लूंगा मैं, तो आप बता दोगे। ठीक है, तो इसी को एवरेज कह देते हैं, एक जनरल आइडिया जो होता है कि हाँ ये चीजें इतनी होनी चाहिए, तो वो है एवरेज हमारा। बाकी डेफिनेशन से मैंने आपको बता ही दिया, वो बहुत मुश्किल है, बहुत खराब है, उसके चक्कर में मत पड़ो आप। देखते हैं, चलो आगे। तो हमने पहले एक्स बार की बात कर ली, मीन की बात कर ली। डेफिनेशन मैंने आपको इससे बना के बता दी कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसका सम। ठीक, आगे चलोगे। ये और कुछ परिभाषाएं हैं बेटा, और कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो उसमें हम जाएंगे ही नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, ये आते भी नहीं एग्जाम में, और हम फिर मेन चीज को ड्रॉप कर देते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। आगे आ जाओगे अगली चीज पे। तो ये हुआ मीन। नेक्स्ट है बेटा मीडियन। नेक्स्ट है मीडियन। यहां देखो कैसे निकालते हैं, पहले हिंदी देखते हैं। मध्यस्थ ज्ञात करने के लिए श्रेणी के सभी प्राप्तांकों को उनकी कीमत के अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में रखा जाता है, और जो प्राप्तांक श्रेणी के मध्य में आता है उस प्राप्तांक की कीमत को मीडियन कहा जाता है। इस कीमत से ऊपर कम कीमत वाले प्राप्तांक, और इसके नीचे इससे अधिक कीमत वाले प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये दिया है फॉर्मूला इसका, ये दिया है दूसरा फॉर्मूला। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? ये वाला, m = n+1/2। m = n+1/2। n आप जानते हो n क्या होता है, बोलो। जो नंबर्स ऑब्जर्वेशन दिए टोटल हुए हैं नंबर उनका ऑफ सम। ऑब्जर्वेशन। क्लियर, नंबर टोटल ऑफ है नंबर ना? ऑफ सर्च। सम। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो n है नंबर, कितना है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो। समझ नहीं आई हो परिभाषा, वो परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ, मीन मीडियन मोड की परिभाषा कोई नहीं पूछता। अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे, मेथड याद कर लोगे, बेटा माइक ऑफ कर लोगे। सर मीडियन रिपीट कर दीजिए प्लीज। अभी मैंने पढ़ाया नहीं मीडियन, एक बार फॉर्मूला देखो फिर बताऊंगा, अभी चल रहा है, मैं दोबारा बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ सके। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि मेन है इनके अंदर फॉर्मूले, आपको तीनों के फॉर्मूला समझ में आ गए ना, तो आप इजीली समझ लोगे क्या है या मेथड क्या है उसको निकालने का, उसी से परिभाषा है, बाकी चीजें हैं जुड़ी हुई। तो मैंने आपसे क्या कहा, अब की बार ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, आप उसको एक पैटर्न में लगाओगे, बढ़ते हुए में या घटते हुए में। ठीक है, उसमें जो वैल्यू कह रहे हैं बीच में आएगी लगभग, तो वो होता है हमारा मीडियन। दूसरा हमने एक फॉर्मूला देखा, m = n+1/2, तो आप तो इसको फोकस रखो, बातें भूल जाओ क्या पढ़ी, इतना याद रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में लगाते हैं। अब देख लो आप, एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे एक सिंपल सीरीज के ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, 2, 6, 8, 7, 5, 3 और 10। तो यहाँ कोई क्रम पहले से निर्धारित नहीं है, तो आप एक क्रम बनाओगे पहले। ठीक है, तो जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, इजी होता है। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू देखिए आपने 2 है, फिर उससे आगे बढ़ा के लिखने शुरू कर दिए, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10। क्लियर है? ठीक, अब हमारा फॉर्मूला देखो, क्या है फॉर्मूला? है हमारा m = n+1/2।
तो n है कितने ऑब्जर्वेशन, देख लो आगे नंबर भी लिखा हुआ है, काउंटिंग करके 7 है। तो 7 + 1/2, 8/2। तो कितना आया आंसर? 4। लेकिन बस यही खास बात है कि ये जो नंबर निकल के आता है ये आंसर नहीं आता यहाँ पे, मीन में तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, वहां कैसे निकाल रहे थे, x⁻² σ(x)/n। तो जो निकल के आया वो आंसर निकल के आता है, यहाँ आंसर नहीं निकल के आता। यहाँ कह रहे हैं कि अब जो आपने सीरीज अरेंज की है असेंडिंग क्रम के अंदर, ये इसमें जो भी फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो है हमारा आंसर। तो आप देख लो फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ, 6। तो मीडियन क्या हुआ, 6। बात क्लियर है? किसी को डाउट तो अब बोलो, कौन पूछ रहा था अभी डाउट है तो इसके अंदर? सर सर हो गया वापस क्लियर। बता दीजिए एक बार। चलो फिर एक बार बता देता हूँ, मैं दोनों एक बार फिर बोल रहा हूँ, समझ लो, क्योंकि मेन चीज है बेटा, मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ पे इसी पे बनता है, या फिर सीधा जाके बनता है chi-square टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, उन पे क्वेश्चन बनता है, या फिर मीन मीडियन मोड पे बनता है, रिसर्च वाला क्वेश्चन यहाँ का, स्टेट वाला माफ करें, फिर रिसर्च के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर, तो इनको ध्यान से पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहली चीज बताई कि एवरेज तीन चीजों से पता करते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन होता है x बार। एक्स बार कैसे निकालते हैं, σx/n, उसका फॉर्मूला है मीन का। σx का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं सिंपल सीरीज के अंदर उन सबको जोड़ दो, x का योग। ठीक है, x कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका योग कर दो। तो जितने ऑब्जर्वेशन होंगे सारे जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे n से, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपका x बार निकल के आ जाएगा, वो सीधा आंसर आ जाएगा आपका, वो हो गया आपका मीन। ठीक है, मीन की बात हो गई। सेकंड आता है बेटा मोड। मोड निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है n+1/2। मोड होता है n+1/2, माफ करें मीडियन, मैं गलत बोल गया, मीडियन बेटा, मीडियन होता है n+1/2। क्लियर, एक तो फॉर्मूला याद कर लोगे। दूसरा, ऑब्जर्वेशंस को ना बढ़ते या घटते क्रम में लगाते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको सही क्रम में लगाना पड़ेगा पहले, या तो घटते क्रम में लगा दो या बढ़ते क्रम में लगा दो, है ना। तो हम लोग इजी रखते हैं, बढ़ते क्रम में लगाते हैं, तो उससे हमें समझ रहता है। तो आपने क्रम में लगा दिया, 2 3 5 6 7 8 10, अब अपना फॉर्मूला लगा दिया, n+1/2, n की वैल्यू 7 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, +1/2 8/2, तो आंसर आया 4। तो ये क्या है, फाइनल आंसर नहीं आया अभी 4। आपको अब क्या देखना है, आपने सीरीज को क्रम में लगाया था तो किसी पर्पज से लगाया होगा ना, तो पर्पज ये था कि लास्ट में जो वैल्यू आती है, जो आंसर हमारा आता है मतलब m का निकल के, तो आप उसको देखते हो इस सीरीज के अंदर कि वहां क्या आंसर होगा। तो जैसे मैंने कहा कि 4 आया यहाँ निकल के, तो आपको देखना है फोर्थ नंबर पे क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आया 6 वहां पे, तो वो हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है अभी? सर क्लियर है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक और डाउट क्रिएट होगा, जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि क्लास इंटरवल हम लोग लेते हैं, मान लो 10 10 का, 20 20 का, जो भी, तो मैंने 40 वाला ऑब्जर्वेशन आपको बताया था कि वो 30 से 40 में आएगा या 40 से 50 में आएगा, तो कहाँ आएगा वो, हायर साइड चालीस से। से पचास 40 से 50 में। 40 से 50 वाले में, ठीक। इसी तरह यहाँ भी एक डाउट क्रिएट होता है। अब यहाँ तो बड़ा आसान था, चलो आंसर 4 आ गया, तो आपने फोर्थ ऑब्जर्वेशन देख लिया। कई बार ये आंसर दशमलव में भी हो सकता है ना, और डिवाइड क्योंकि 2 से कर रहे हो तो ऐसा नहीं आएगा 4.1 4.2, ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन 0.5 में आ सकता है कहीं भी, कि 6.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, मेरी बात समझ रहे हो? तो देखते हैं ऐसी कंडीशन में क्या करना है। तो सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाओ, इसको क्रम में लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। तो क्रम में लगा दिया, 2 3 5 6 7 8, कहीं डाउट हो तो मुझे रोक देना, ठीक है। 2 3 5 6 7 8, तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ लगा लिया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने काउंट कर लो उसको, है ना, 2 3 5 6 7 8, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन हो गए, तो वो लिख दिया यहाँ काउंट करके, n 6 है। अब हमारा फॉर्मूला m n+1/2, ठीक है। तो n की संख्या है 6, +1/2 तो 7/2, आंसर आया 3.5। अब कैसे तय करेंगे कि आंसर क्या होगा, भाई वैल्यू तो 3.5 आ गई ना, 3 आई ना 4 आई, कि हम इजिली पिक कर लेते हैं आंसर। तो कह रहे हैं क्योंकि ये संख्या 3.5, ये 3 और 4 के बीच की संख्या है, ठीक है ना तो ये 3 ही है ना ये 4 ही है, 4 से कम है, 3 से ज्यादा है, तो 3 और 4 के बीच की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा जो ऑब्जर्वेशन है आपकी टेबल के अंदर, उनका एवरेज कर लेंगे।
तो 3 पे लिखा है 5 और 4 पे लिखा है 6। ठीक है, तो यहाँ देख लो, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आ गया? 5.5। तो इसका मीडियन कितना हुआ? 5.5। कोई डाउट किसी को? सर रिपीट करना है एक बार। ठीक है, देखो पहली बात तो यह है बेटा, मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन का एक फॉर्मूला है n+1/2। हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना है, n+1/2। अच्छा, दूसरी बात भी ध्यान रखना, एग्जाम में मान लो कभी फॉर्मूला ही पूछ ले सीधा, और कोई बात ही ना करे कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है, और मान लो वहां n+1/2 नहीं दिया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसने दूसरा ऑप्शन दिया हो m=n/2, इसको ना लगाओ आप। दोनों फॉर्मूले होते हैं, लेकिन n+1 वाले से कैलकुलेशन आसान होती है, तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। पीछे देख लो, मैंने लिखा भी है, ये भी सही बात एक बता देता हूँ। तो यहाँ देख लो, n/2 भी होता है आंसर, लेकिन n+1/2 से निकालते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, n+1/2 वाला। तो एक तो ये बात भी याद रखोगे। दूसरी बात है, कैसे निकालते हैं इसको? तो एक तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n आपके फॉर्मूले में मांग रहा है, तो n काउंट कर लोगे, ऑब्जर्वेशन कितने हैं। दूसरी बात है, जो हमारे पास सीरीज है उसको आप क्रम से लगा दोगे, बढ़ते हुए क्रम की बात करते हैं, चलो हम उसमें लगा लेंगे उसको। ठीक है, अगर इससे आंसर बिल्कुल सिंपल आ जाए, कंप्लीट नंबर आ जाए, कोई 4 6, तो आप इजी चूज कर लोगे कि टेबल के अंदर मान लो फोर्थ नंबर पे कौन सा है, अगर 3 आता तो 3 पे कौन सा है, तो वो तो बड़ा आसान था। इस तरह आंसर निकल आया। कई बार क्या होता है कि संख्या दशमलव में आ जाती है आपका आंसर, जैसे इस वाले उदाहरण के अंदर है। यहाँ पे आप देखोगे वही फॉर्मूला लगाया आपने, n+1/2। अब तक सब कुछ सिंपल था, आपने सीरीज में इसको अरेंज किया, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, फॉर्मूला लगाया अपना, आपका आंसर निकल के आ गया 3.5, 3.5। तो 3.5 में कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन देखोगे आप आंसर, क्योंकि वो दशमलव में है संख्या। तो क्या कह रहे हैं कि तीसरा और चौथे नंबर का ऑब्जर्वेशन देखो आप, क्योंकि 3.5 है ना। इजी करने के लिए समझा देता हूँ, जैसे जो लोग सीएनजी डलवाते हो अगर, या पेट्रोल डलवाते हो, टैंक फुल कराते हैं कई बार, तो उसका एक सिंपल सा रूल बना रखा है पेट्रोल पंप पे। क्या रूल बना रखा है कि मान लो आपका पेट्रोल आया आपकी गाड़ी में कि 1500 रुपए और 51 पैसे, तो वो आपसे पेमेंट कितना कराते हैं? 1501 रुपए का पेमेंट करा लेंगे, क्योंकि 50 से ऊपर की तरफ हो। ठीक है, अगर कम आता है तो वो क्या करते हैं, वो राउंड फिगर कर देते हैं, तब वो आपसे पेमेंट करा लेंगे 1500 रुपए। मान लो 0.49 आ गया, या कुछ भी 0.30, 0.20। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है समाज के अंदर कि वैल्यूज जिसकी तरफ ज्यादा है उसको मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो 3.5 है, बिल्कुल मिड संख्या है किसकी, 3 और 4 की। तो ना तो 3 में रख सकते ना 4 में रख सकते इसको। ठीक है ना, तो ना तो 3 में रख सकते ना 4 में रख सकते। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो आपको देखना है तीसरे नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो 5, और चौथे नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो 6। तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 5.5। तो आंसर यहाँ 5.5 होगा। टफ हो रहा है क्या? समझ नहीं आया अभी भी? बोल दो बेटा खुल के, नहीं समझ आया तो फिर एक बार ट्राई करता है। आ गया सर ना? आंसर तो लास्ट 5.5 ही आ रहा है ना, डेसिमल हाँ, में ही आ रहा है आ गया सर। नहीं बात नहीं समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता हम्म। है ना, डेसिमल में आ सकता है, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जर्वेशन आया जहां से हमको टेबल रीड करनी है, टेबल कैसे रीड करोगे? अगर 3.5 को आंसर मान लो आप, चलो मान लिया एक बार को, तो अब टेबल कैसे रीड करोगे बताओ? कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन देखोगे? तो डाउट आया ना कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा। उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं और यहां से सीधा ही आंसर निकाल लेते हैं। अब टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद। अगर मन में डाउट आ रहा हो कि अब 5.5 आया, अब कौन सा मानेंगे, तो बेटा हम तो ऑलरेडी मान चुके हैं ना, हमने पांचवा और छठे का जो भी वैल्यू, माफ करें, तीसरे और चौथे पे जो वैल्यूज लिखी थी उनको ले तो लिया ऑलरेडी, टेबल तो हम रीड कर चुके हैं ना। हमने 5 भी ले लिया, 6 भी ले लिया यहाँ से, अब तो हमने आंसर निकाल दिया सीधा। अब हम ये नहीं देख रहे कि टेबल कहाँ रीड करनी है, अब तो आंसर निकाल रहे हैं सीधा। ओके सर। ठीक है ना, चलो, तो ये हो गया हम्म। आपका। हाँ बोलिए।
सर हमें कौन सा फॉर्मूला n+1/2 वाला ही करना है, हाँ हाँ क्योंकि बेटा, अगर n/2 करेंगे तो उससे आ जाएगा ना टाइम। अगर n/2 कर लेंगे उससे हाँ आ जाएगा बेटा, लेकिन उसको ज्यादातर लोगों ने ना कैलकुलेशंस के अंदर n+1 करके ही सब लोग फॉलो करते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, वो मत लगाओ आप, n+1/2 से ही निकालो, है ना, वो ही ज्यादा बेटर है, उसी से बेटर आंसर निकलते हैं। तो वही होगा, कुछ चीजें गलत आती हैं तभी लिख दिया है यहाँ पे कि ज्यादातर अंकशास्त्री जो है, यहाँ तो लिखा है कई कई, मतलब ज्यादातर अब यही काम करते हैं, रियलिटी यही है। यही हमने भी पढ़ा है अपने हेलो सर। पीजी में। हाँ बोलिए। बोलो रविंदर। सर हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ रविंदर, हेलो बोल के रुक जा रहे हो, फिर माइक ऑफ कर लेते हो आप। ओहो। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, ये जो n/2 बोल रहे हैं, यहाँ पे n/2 करने पे तो 5 आएगा सर। जबकि अगर हम n+1/2 करके वो रैंक चेक करते हैं तो 5.5 है आंसर। तो हाँ आंसर हमें 5.5 मीन्स 6 वी हैव टू पुट सर लाइक दैट। तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर वो n/2 से करेंगे तो। आप जो हाँ बोल रहे हैं वही फॉलो ही करना पड़ेगा हमको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए n+1/2 ही फॉलो करना है, यही फॉर्मूला फॉलो करना है। और दिमाग मत लगाओ, चीजें उधर उधर मत ले जाओ, है ना। ज्यादातर अंकशास्त्र लिख के मतलब क्या है उनका, कि वो लोग, हमारा काम नहीं है, उन लोगों ने और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसे रिसर्च की होंगी, चीजें की होंगी, कैलकुलेशंस की होंगी, तो उन्होंने देखा होगा वैल्यूज गलत आ जाती होंगी उस तरह से कई बार। तो n+1/2 वाला ही स्टैंडर्ड है, सब लोग वही फॉलो करते हैं। यहाँ तो नोट्स में इस तरह से लिखा है, हमने भी अपने पीजी में इसी फॉर्मूले को ही फॉलो किया, मतलब हमें पढ़ाने वाले या बाकी जो लोग पढ़ते हैं, तो यही फॉर्मूला ही सिखाया जाता है, ठीक है। वो n/2 वाला सिखाया नहीं जाता। वो तो मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बुक्स में आपकी वो भी है फॉर्मूला, ठीक है, n/2 वाला। तो कभी आ जाए एग्जाम में इस तरह से सवाल, तो उसको भी हल्का सा कंसिडरेशन देना है आपको, कि ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट ऑप्शन लगा दो आप कोई भी नहीं है इनमें से, जबकि वो आंसर लगाना हो आपको n/2 वाला। इसलिए मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज मैं उसका जिक्र भी नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि वो डाउट ही क्रिएट करती हैं फिर ये चीजें जितना ज्यादा बताओगे। क्लियर है। n+1/2 ये फॉर्मूला लगाना है, असेंडिंग सीरीज में लगाना है, सीधे निकाला है आंसर तो ठीक है। जब दशमलव में संख्याएं आ जाती हैं तो क्या करते हैं कि हम दो संख्याओं का एवरेज कर लेते हैं, जो भी दो संख्याएं वो पढ़ेंगी, 3.5 है जैसे, अगर यहाँ 4.5 होता तो चौथा और पांचवा जो ऑब्जर्वेशन होता उनका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, अगर 11.5 आया तो किस किस संख्या का एवरेज लोगे? बोलो, 11.5। 11 और 12 का। क्लियर है ना। तो 11 और 12 का। ठीक है, 11 और 12 का। शुभजीत बोलोगे। सर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो या इवन हो, सर क्या दोनों बार ये फॉर्मूला सेम रहेगा? फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, n+1/2, हम कुछ और सोचेंगे ही नहीं। n प्लस वन ठीक है। बाई टू सिंपल, ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। और जो अगली बात यस बताई है सर। कि दशमलव में संख्या आ जाएगी, तो जो फॉलो करोगे ये भी यही रहने वाला है, और कुछ सोचना ही नहीं है इसके अलावा। आगे आ जाइए। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोड। मोड को देखेंगे। मोड को बहुलक भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी नाम भी हल्का सा देख लेना, बहुलक कहा जाता है। देखो सबसे आसान है ये। इसमें क्या है, कोई ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा बार आया होता है, ठीक है, इसको जेड से दिखाते हैं पहले, तो ये है बहुलक को जेड से दर्शाया जाता है। कोई ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा बार आया है ना, वो ही मोड है। तो मान लो यहाँ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 12, 15, 13, 10, 12, 15, 20, 18, 15, तो आपको देखना है किस चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है कौन सी चीज। तो कौन सा नंबर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बताओ सबसे ज्यादा बार। 15। 15, ठीक है। हाँ तो जेड हो जाएगा 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह भी दे देते हैं, कि जैसे दे देंगे कि कोई चीज होने की फ्रिक्वेंसी कितनी बार है, ऐसा करके कई बार क्वेश्चन ना फ्रिक्वेंसी में आ जाता है आंसर। दे देंगे कि मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि हेड और टेल उछाला गया, मान लो 10 बार उछाला गया, 8 बार हेड आ गया और 2 बार टेल आ गया। तो बताओ इसमें मतलब जेड किसके फेवर में है, मतलब अगर मैं कहूँ तो, कि जेड जो है ना, वो हेड हेड। हेड हेड वाला किसके हो से? गया ना, समझ गया ना बात को। तो बस ये समझ लेना कि इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है, बात खत्म। तो जिसके होने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसी को बहुलक या मोड कहा जाता है। तो यहाँ 15 रिपीट हो रहा है, कुछ और संख्या हो सकती थी, तो जो भी रिपीट होगा बार बार उसी को जेड कहते हैं। आपको इतना याद रखना है, सिंपल वाली बात जो है पहले वाला स्टेप में बस।
मैं अगर उसमें जाऊंगा एफ में तो फिर ये उदाहरण आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अगेन कह रहा हूँ हम इनको देखेंगे ही नहीं, कभी सवाल नहीं आया, आप उठा के देख लो। जब पहली बार आ जाएगा कभी सवाल, उसके बाद से हम देखना शुरू कर देंगे इनको मे बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डिस्पर्जन। इसको आज नहीं देखेंगे, तो टाइम खत्म हुआ सेशन का आपका, सेशन बस एंड ही हो रहा है। ठीक है, तो एक्सक्यूज ये मी सर, हाँ बोलो। एक ना वीडियो आप इसकी